आज की अपनी इस वोकैब की क्लास के अंदर अपन देखेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए कुछ ऐसे वर्ड जो जनरली वन वर्ड के अंदर पूछे गए, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये वर्ड हमेशा वन वर्ड में ही पूछे जाएंगे, एंटोनिम सिनोनिम में भी पूछे जा सकते हैं। जो प्योर वन वर्ड के वर्ड होते हैं ना वो कंपैरेटिवली थोड़ा ईजी होते हैं याद करने में। जैसे वर्ड है एडिबल, है ना, ये वन वर्ड में पूछा जाने वाला वर्ड है। तो जो प्योर वन वर्ड के वर्ड होते हैं वो थोड़े आसान होते हैं, लेकिन पढ़ेंगे अपन वैसे ही फोटो से, नमनिक से, ताकि आपको क्लास में ही मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएं। मैं एक बार फिर बता दूं, इनके कोई नोट्स नहीं बनाने, इनके कोई प्रिंट आउट नहीं निकलवाने, आप खाली वीडियो देख लिया करो। जो आप ऐप के अंदर आपकी पीडीएफ ओपन होती है उससे 2-3 बार रिवाइज कर लो। ऐप पे क्विज डले हुए हैं, 2-3 बार उनको अटेम्प्ट कर लो, आपको याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फिर भी कोई एक क्लास के अंदर कोई 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे दुश्मन वर्ड हैं जो याद नहीं हो रहे, बस उनको शॉर्ट में अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो, दैट्स इट। इसके अलावा और आपको एफर्ट्स नहीं डालने, वोकैब के प्रैक्टिस के कोई नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ ग्रामर के बना लो, उतना ही बहुत है, ठीक है। आ जाइए, एडिबल। एडिबल का मतलब क्या है? फिट टू बी ईटन, यानी जिसे खाया जा सके। बहुत आसान वर्ड है ना। एडिबल, अगर मैं कहूँ कि ये चीज़ एडिबल है तो इसको खाया जा सकता है, ये खाने लायक है, यानी इसको खाने से आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, ठीक। नंबर 1 से ईटेबल, एडिबल, ईटेबल, एडिबल, ईटेबल, एडिबल, ईटेबल, ठीक। अब जैसे ये फोटो से ही देखो, ये लिखा हुआ है, ये जो फल हो गए, पानी हो गया, कॉफ़ी हो गई, केला वगैरह, मतलब ये सब ये एडिबल है, इनको मत खाने लग जाना भाई, ठीक है। जैसे बच्चा होता है उसको पता नहीं होता, बच्चा हर चीज़ को लेके ऐसे खाने लग गया, माउस की तार है उसको खाने लग गया, पेंसिल को खाने लग गया, तो माँ बाप क्या करें? दिस इज़ नॉट एडिबल, ये एडिबल नहीं है बेटा, इसको मत खाओ, है ना। और इसका काफ़ी एग्जाम्पल वहाँ से आपको मिलेगा। आपने देखा होगा जो मशरूम होती है ना, जिसकी सब्जी बनाते हैं पर मशरूम, पंजाबी में तो उसको खुम्बी बोलते हैं, आप अपनी अपनी भाषा में देखना क्या क्या बोलते हैं, मशरूम ना। ऐसे जो ऐसे छोटे थे तो मेंढक की छतरी बोलते थे जिसको, ऐसी सी होती है जो, वो जहरीली भी होती है कई, उसको देखना पड़ता है कि कहीं वो जहरीली वाली तो नहीं है, उसको नहीं खाना रहता है ना। तो अपन कहेंगे कि ये वाली मशरूम एडिबल है और ये वाली मशरूम एडिबल नहीं है। जो जहरीली होगी उसको क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट एडिबल, है ना, इनएडिबल। माई सिस्टर्स डिनर वॉज बेयरली एडिबल सो आई ऑर्डर टेक आउट इंस्टेंट। मेरी बहन के द्वारा बनाया गया जो खाना था वो बेयरली एडिबल था, मतलब ना के बराबरी खाने लायक था भैया, कोई स्वाद नहीं उसमें, तो मैंने ऑर्डर कर लिया टेक आउट। कहने का मतलब बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है? एनार्किस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है कि लॉ गवर्नमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, अराजकता फैलाने वाला, ठीक है, जो अराजकता फैलाए। यानी जैसे रूट वर्ड क्या है इसका? अब आपने ऐसे बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, मोनार्क, एक आदमी का शासन हो, है ना, मोनार्क, जहाँ पे एक आदमी का शासन होता है, मोनार्की है वहाँ पे, ये वर्ड सुने होंगे आपने, है ना। आर्क का मतलब होता है शासन, आर्क का मतलब होता है शासन, ठीक। जैसे ये वर्ड सुना होगा मुझे लगता है, जहाँ का एक राजा एक रानी होती है वहाँ का वो मोनार्क है, मोनो प्लस आर्क, यानी सिंगल आदमी का शासन। वहाँ पे मोनार्की है, जैसे अपने इधर डेमोक्रेसी है ना, तो वहाँ पे मोनार्की। तो आर्क माने होता है शासन या शासक, ठीक है, और आर्की माने बेसिकली शासन है, ठीक। तो एन, जनरली एन को आप याद कर लो नो से, है ना। ये इन, एन, ये सब वर्ड कैसे होते हैं? नो की तरफ लेके जाते हैं। ए वर्ड जो होता है वो नो की तरफ लेके जाता है। नो आर्की यानी कोई शासन ना हो, जहाँ पर कोई सरकार ना हो, अराजकता फैली हुई हो, जैसे सीरिया वगैरह में, है ना, वहाँ पे क्या फैली हुई है? अराजकता फैली हुई है, किसी एक पर्टिकुलर कोई सरकार का शासन ही नहीं है। आफ्टर ही वॉज अरेस्टेड ऑन फॉल्स चार्जेस ही बिकेम एन एनार्किस्ट। जब उसको झूठे आरोप में अरेस्ट कर लिया गया तो वो एनार्किस्ट हो गया। मतलब उसको ऐसा लगा ये कानून वानून सब बेकार है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो एनार्किस्ट बन गया, वो अराजक तत्व बन गया। हाँ जी, अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो त्याग दे अपने किसी रिलीजियस या पॉलिटिकल बिलीफ को, प्रिंसिपल को, जो पहले किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा समर्थक था उसको त्याग दे, उसको बोलते हैं अपोस्टेट, ठीक है। जैसे आप सबको पता होगा, जैसे मोहम्मद अली बॉक्सर, है ना, तो ये बेसिकली अमेरिकन था, तो इसका असली नाम था शुरुआत में क्लैशियस क्ले। फिर इसने बेसिकली अपनी वो वाली रिलीजन को छोड़ के, उसको छोड़ के, पहले क्रिश्चियन था ये, उसको छोड़ के ये बेसिकली मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हुआ? उनके लिए अपोस्टेट हो गया। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को, अपनी मतलब कोई पॉलिटिकल बिलीफ को त्याग देता है, छोड़ देता है, आइडियोलॉजी को छोड़ देता है, तो वो अपोस्टेट हो जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? अगर अपोस्टेट बनोगे, मान लो कोई एक जगह है जहाँ पर एक सिंगल धर्म ही फॉलो किया जाता है, ठीक। अब वो कह रहा है जी मैं तो ये नहीं, मैं तो ये धर्म को मानूंगा, मैं तो इस धर्म को छोड़ रहा हूँ,
तो वहाँ के लोग उसको क्या करें, अगर अपोस्टेट बनेगा ना, अगर अपोस्टेट बनेगा तो स्टेट छोड़ के जाना पड़ेगा, अगर अपोस्टेट बनोगे तो स्टेट छोड़कर जाना पड़ेगा, अगर अपोस्टेट बनोगे तो स्टेट छोड़कर जाना पड़ेगा, अगर अपोस्टेट बनोगे तो स्टेट छोड़कर जाना पड़ेगा। रजत became an apostate and stopped going to church after his wife was murdered. रजत जो था वो अपोस्टेट बन गया, यानी उसने अपना धर्म वगैरह त्याग दिया, भगवान में मानना बंद कर दिया और उसने चर्च वगैरह जाना बंद कर दिया। जब उसकी वाइफ का मर्डर हुआ उसका भगवान से विश्वास उठ गया। मिज़anthrope, मिज़anthrope ये तो आपने रूट वर्ड वगैरह से शायद पहले भी देखा होगा। एंथ्रोप माने होता मैनकाइंड, एंथ्रोप माने होता मानव जाति, मैनकाइंड। एंथ्रोप माने होता है मानव जाति, मैनकाइंड। मिस माने होता हेट, मिस माने होता हेट। तो मिज़anthrope का क्या मतलब निकला, मानव जाति से नफरत करने वाला, दूसरों का बुरा चाहने वाला। अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, जो दूसरे लोगों से दूर रहे, दूसरों से नफरत करे, दूसरों का बुरा चाहे, है ना। अब ये थैनोस, ये आदि पॉपुलेशन को ख़त्म करना चाहता था, मानव जाति से नफरत करता था, है ना। तो मिज़anthrope क्या है, मिज़anthrope एक ऐसा पर्सन जो मानव जाति से नफरत करता हो, उसको ख़त्म करना चाहता हो। मतलब ज़रूरी नहीं ख़त्म करना चाहे, नफरत से भी चल जाएगा मिज़anthrope। द ओल्ड मैन वॉज अ मिज़anthrope हु सराउंडेड हिज एंटायर यार्ड विद बार्ब्ड वायर टू कीप हिज नेबर्स एट बे। वो जो बूढ़ा आदमी था एक टाइप का मिज़anthrope था, दूसरे लोगों से नफरत करता था। उसने अपने पूरा यार्ड, जो उसका बाहर लॉन टाइप का एरिया था, उसको पूरे को ऐसे, वो जो कंटीली वाली तार होती है ना, उसको बोलते हैं बार्ब्ड वायर, बार्ब्ड वायर लगा रखी थी ताकि नेबर वेबर उसके पास ही ना आए, दूर रहें सब उससे। रेक्ल्यूज का थोड़ा ऊपर वाला वर्जन है ये। आपको मैंने एक वर्ड पढ़ाया था पिछली क्लास में, रेक्ल्यूज, अगर आपको याद हो, है ना। रे वो किसी को क्लोज नहीं आने देता, वो रेक्ल्यूज है, अकेला ही रहता है। ये उससे भी एक तल्ले ऊपर है। रेक्ल्यूज तो बस दुनिया से दूर रहता है, ये नफरत भी करता है। दुनिया से दूर तो रहता है, ये नफरत भी करता है उनसे, चाहता है कि उनका नुकसान हो। मिंट, अब ये ऐसे वर्ड हैं जो प्योर वन वर्ड के वर्ड हैं, ठीक है। जैसे मिज़anthrope है, ये आपका एंटोनिम सिनोनिम में भी पूछा जा सकता है। ये अपोस्टेट भी आपका एंटोनिम सिनोनिम में पूछा सकता है। वैसे ये भी वन वर्ड टाइप का ही वर्ड है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो प्योर वन वर्ड के वर्ड होते हैं। अब जैसे ये वाले, जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, उसको मिंट कहते हैं, ठीक है। ये वाले वर्ड जो होते हैं ये प्योर वन वर्ड के वर्ड होते हैं, ये एंटोनिम सिनोनिम में नहीं आ पाएंगे। अ प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स, टोकन्स आर मेड, एक ऐसी जगह जहाँ पे कॉइन वगैरह बनाए जाते हैं। इनके कोई नमनिक्स भी नहीं बन पाते ऑब्वियसली ना। मिंट क्या जगह है, मिंट कौन सी जगह है, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। मिंट कौन सी जगह, जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। नो कॉइन्स फॉर द करंट ईयर हैव येट टू कम फ्रॉम द मिंट, कोई कॉइन नहीं आए, कोई कॉइन नहीं आए इस साल के लिए। कहने का मतलब जैसे कहीं पे बैंक वगैरह में सिक्के आते हैं, इस साल के नए बन के सिक्के आएंगे ताकि सर्कुलेशन में डाले जाएं, तो मिंट से इस साल के सिक्के भैया आए नहीं अभी तक बन के, ये कहना चाहना। एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ये भी आपने सुना होगा। एनसाइक्लोपीडिया एक टाइप की बुक होती है जिसके अंदर हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्यौरा सा दिया होता है, ठीक है। जैसे एनसाइक्लोपीडिया में आप चीज़ कोई टाइप कर दी, फॉर एग्जांपल आपने वर्ल्ड वॉर 1 टाइप कर दिया, ठीक। मतलब वर्ड टाइप तो क्या कर दिया, बुक है मान लो, जैसे उसके अंदर होता है ना ABCD के, जैसे अपनी डिक्शनरी में दिया होता है। आप W वाले पे चले गए, वर्ल्ड वॉर 1 देखा तो उसके अंदर हल्का सा ब्यौरा दिया होगा, किसकी किससे लड़ाई हुई, हल्का सा क्यों लड़ाई हुई, लास्ट में कौन जीता, एक पैराग्राफ सा दिया होगा। तो हर चीज़ के बारे में जानकारी, जैसे आप हर एक चीज़ को आजकल गूगल कर लेते हो ना, पहले जब गूगल नहीं था तो एनसाइक्लोपीडिया ही चलते थे। बुक दैट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, एक बुक जो अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स पर इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, ठीक। द ट्रैवलिंग सेल्समैन ट्राइड टू कन्विंस द लाइब्रेरियन टू बाय एन एनसाइक्लोपीडिया विद हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। वो जो ट्रैवलिंग सेल्समैन था, चलते फिरते जैसे बस में नहीं बेचने आते, बस में ट्रेन में बेचने आते हैं, वो लाइब्रेरियन को बेसिकली कन्विंस कर रहा था कि भैया तो ये एनसाइक्लोपीडिया खरीद ले। एथिस्ट, एथिस्ट अब ये भी आप रूट वर्ड से याद कर सकते हो। थीस्ट माने जो भगवान में यकीन करता हो, और ए लगता तो नेगेटिव हो जाती है वो चीज़, है ना। जैसे मॉरल, अमॉरल, मॉरल माने नैतिक, अमॉरल माने जो नैतिक ना हो, है ना। तो थीस्ट माने जो भगवान में यकीन करता हो, एथिस्ट माने जो भगवान में यकीन ना करता हो, है ना। अब इन्होंने जैसे कभी स्टेटमेंट दी होगी, मैं एक एथिस्ट हूँ और मेरे कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, कह रहा अगर भगवान आ भी जाए तो मैं उसकी वर्शिप नहीं करूँगा, तो ये क्या है, ये एथिस्ट है, ठीक, जो भगवान में यकीन नहीं करते। वन हु डजेंट बिलीव इन गॉड, नास्तिक। थीस्ट मतलब भगवान में यकीन करने वाला, एथिस्ट मतलब जो भगवान में यकीन ना करता हो।
बिकॉज ही इज़ एन एथिस्ट ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन मैरिंग अ चर्च गोइंग वुमेन। क्योंकि वो एथिस्ट है तो उसका कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं है चर्च जाने वाली औरत से शादी करने में, मतलब भगवान को मानने वाली औरत में वो शादी नहीं करना चाहता। बोनफायर, ये ज़्यादातर जो सेंटेंसेस हैं बेसिकली वो इंग्लिश वाले सेंटेंसेस हैं, इसलिए उनमें हर एक जगह क्रिश्चियन वाले दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो समझ जाना, उसको अपने इंडियनीकरण कर लेना उनका अपने हिसाब से। बोनफायर, अ लार्ज फायर दैट इज़ मेड आउटसाइड टू बर्न अनवांटेड थिंग्स और फॉर प्लेजर। जब बहुत बड़ी आप आग लगा लेते हो, या तो हो सकता है कोई कूड़ा उड़ा जलाने के लिए आग लगाई हो, या वैसे एन्जॉयमेंट के लिए आग लगाई हो, या फिर कोई रिलीजियस सेरेमनी के लिए आग लगाई हो, जैसे अपने होली का दहन होता है ना, तो वो भी एक टाइप की बोनफायर है। आप कैंप वगैरह में घूमने उमने जाते हो तो वहाँ पे रात को नहीं, जैसे मनाली वनाली घूमने गए, वहाँ पे बीच में आग जला देते हैं, सारे साइड पे बैठ कर अंताक्षरी खेलते हो, गिटार बजाते हो, हैं, तो वो भी बोनफायर होती है एक टाइप की। और कोई कूड़ा जला रहे वो भी बोनफायर है। एक बड़ी सारी आग, जो ओपन एरिया में बड़ी सारी आग आप लगा लेते हो, उसको बोनफायर बोलते हैं। आफ्टर द फुटबॉल गेम सेलिब्रेटिंग फैंस गॉट टुगेदर एंड बिल्ट अ मैसिव आउटडोर बोनफायर यूजिंग ओल्ड बोर्ड्स एंड सेट अब्लेज। फुटबॉल गेम के बाद वो जो सेलिब्रेट करने वाले फैंस थे उन्होंने ऐसे ऐसे सारा कुछ इकट्ठा किया और बोनफायर कर ली। अब जैसे सब लोग बैठे हैं बूढ़े बुढ़ियाँ टाइप के, है ना, कोई घूमने उमने कैंप वैम्प में आए होंगे या कोई रिलीजियस सेरेमनी चल रही होगी, बीच में अपन ने इन्होंने आग जला रखी, बोनफायर करी। फायर से याद हो जाएगा ना, बोनफायर बीच में बड़ी सारी फायर, बोनफायर बड़ी सारी फायर, ऐसे करके याद कर सकते हैं। कसीनो, ये तो मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है ना। कसीनो जहाँ पे ये जुआ हुआ खेलते हैं, है ना, कसीनो जहाँ पे गैम्बलिंग करते हैं, अलग अलग टाइप की गेम्स होती हैं, उन पे आप पैसा लगाते हो, इसको रोलेट बोलते हैं ना। इसको बेसिकली घूमती है, आप जैसे 2-3 टाइप के, इसमें भी 10 तरीके सट्टे लग सकते हैं, ऑड इवन के सट्टे लग सकते हैं, या आप कोई पर्टिकुलर नंबर पे लगा सकते हो, अच्छा इन 5 में से एक आया तो ऐसे उसका उतने गुना मिलता है। ऑड इवन में मान लो जैसे डबल हो जाएगा, अगर आपने प्योर वो नंबर ही गैस कर दिया तो 80 गुना 90 गुना हो जाएगा आपका पैसा, ऐसे करके गेम्स होती हैं, ठीक है। अपने इधर तो मेरे ख्याल गोवा वोवा में चलते हैं कसीनो। द कसीनो वॉज बिल्ट सो दैट पीपल इन एरिया वुड हैव अ नाइस प्लेस टू प्ले पोकर एंड शूट क्रैप्स फॉर कैश व्हेन इन टाउन। कसीनो बनाया गया यहाँ पे ताकि लोगों को एक अच्छी जगह मिल जाए पोकर खेलने के लिए और शूट फॉर क्रैप जब वो इस शहर में आए, मतलब इस शहर में कसीनो बनाया गया ये काम के लिए, ठीक। मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, नेवर चेंजिंग एंड देयर फॉर बोरिंग। कोई ऐसी चीज़ जो चेंज नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे इसलिए वो बड़ी बोरिंग हो गई है। अब इसको नमनिक कैसे बना लो, मोनो प्लस ट्यून। मोनो क्या होता है, 1, ट्यून माने क्या होता है, कोई म्यूजिक को धुन। अब एक ही ट्यून बार बार सुनाए जा रहे हो, सुबह शाम वही ट्यून, कई बार आप फ़ोन की ट्यून से नहीं इरिटेट हो जाते, एक ही रिंगटोन आपने बहुत टाइम तक रख लिया, आपको रात को भी कई बार वही अचानक से ऐसे बजती हुई सुनने लग जाती है, बहुत इरिटेट करने लग जाती है। कोई चीज़ मोनोटोनस हो जाती है तो वो बोरिंग हो जाती है, कोई चीज़ मोनोटोनस हो जाती है वो चीज़ बोरिंग हो जाती है। एवरीवन कंप्लेन्स अबाउट द साइंस टीचर अनइंटरेस्टिंग एंड मोनोटोनस लेक्चर। हर कोई कंप्लेन करता है वो जो साइंस टीचर है उसके बड़े मोनोटोनस और बोरिंग से लेक्चर को लेके। मैमल, मैमल, मैमल कौन होते हैं, कोई ऐसा एनिमल जो डायरेक्ट बेबीज को बर्थ देता है, एग्स नहीं। जैसे पक्षी वगैरह आपने देखा होगा पहले वो अंडे देते हैं। जो मैमल्स होते हैं जैसे इंसान भी मैमल्स के अंडर में ही आते हैं ना, जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं और जिसमें खास करके माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उन जानवरों की कैटेगरी को बोलते हैं मैमल्स। वो जानवर किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मैमल्स के अंडर में आते हैं, ठीक है। ह्यूमंस, डॉग्स, एलिफेंट ये सब मैमल्स के अंडर में आते हैं, लेकिन पक्षी, फिश ये सब मैमल्स नहीं होते। हालांकि पक्षियों में एक बैट होता है ना, चमगादड़, वो मैमल के अंडर में आता है। मैमल माँ से याद कर सकते हो ना, माँ का मिल्क पीने वाले मैमल, माँ का मिल्क पीने वाले मैमल, ऐसे करके याद कर सकते हो। हालांकि ये तो यार 9वीं 10वीं में तुमने पढ़े ही होंगे, इसका क्या नेमोनिक्स बनाओगे। एलिमनी, एलिमनी का मतलब क्या होता है, मनी पेड टू फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और पार्टनर व्हेन मैरिज इज एंडेड। जब बेसिकली जैसे होता ना डिवोर्स हो गया उसके बाद मेंटेनेंस के रूप में, या वन टाइम पेमेंट भी कर सकते होते हैं, या फिर हर महीने मेंटेनेंस भी देते हैं। जो वन टाइम बड़ी पेमेंट करी जाती है उसको एलिमनी बोलते हैं, उसको एलिमनी बोलते हैं। अगर वाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा अर्निंग है, हस्बैंड उस पर डिपेंडेंट था तो हस्बैंड को मिलती है। जनरली उल्टा होता है कि हस्बैंड कमा रहा होता तो वाइफ को मिलती है वो, ठीक। अब काफ़ी फेमस ये बहुत बड़ा अमाउंट दिया था ऋतिक रोशन ने सूजन खान को, है ना। इसको याद कर लो, एलिमनी, अलग होने पर मिलने वाली मनी।
एलिमनी, अलग होने पर मिलने वाली मनी, एलिमनी, पति से अलग होने पर मिलने वाली मनी। ही सेड टू हैव पेड दिस एलिमनी टू हिज फर्स्ट वाइफ, ऐसा कहा जाता है कि उसने इतना पैसा एज एलिमनी पे किया अपनी पहली वाइफ को। कैरावान, कैरावान का मतलब क्या होता है? काफिला। कैरावान का मतलब क्या होता है? काफिला। एक ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स, एनिमल, व्हीकल, एक व्हीकल्स का, एनिमल्स का, इनका ग्रुप जो इकट्ठा चल रहा होता है उसको कारावान बोलते हैं। ठीक है। अपने इधर जैसे कोई मंत्री वंत्री निकलते हैं तो लगातार लाइन से 20-30 गाड़ियां चलती हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्स का काफिला। कैरावान को कैसे याद करोगे? कार और वैन का काफिला। बहुत सारी कार और वैन जब एक साथ निकलती हैं तो कारावान, बहुत सारी कार और वैन जब एक साथ निकलती हैं तो कारावान, काफिला। When the band tours, there is quite caravan of vehicles that accompany them. जब वो बैंड ट्रैवल करता है, जब वो बैंड ट्रैवल करता है तो पूरा कारावान, पूरा काफिला निकलता है उनके साथ। सागा, सागा, सागा का मतलब क्या होता है? अ लॉन्ग स्टोरी अबाउट पास्ट इवेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप कोई प्राचीन कहानी सुनाते हो कि इस समय से यहाँ तक ये चीज़ हुई तो उसको क्या बोलते हैं? सागा। सागा माने क्या होता है? कोई लंबी कहानी। सागा माने क्या होता है? कहानी। अब यहाँ पे इसका नेमनिक्स है, साधु सागा सुनाते हैं। साधु लोग अक्सर सागा सुनाते हैं, साधु लोग अक्सर सागा सुनाते हैं, नहीं तो सागा गाथा, सागा गाथा, सागा गाथा। सागा क्या होती है? गाथा होती है। सागा क्या होती है? गाथा होती है। गाथा माने कोई कहानी, कोई। अब यहाँ पे सागाज ऑफ हिंदू माइथोलॉजी। अब जैसे यहाँ पे ये मंदिरों में आपने देखा होगा, साउथ इंडिया के जो मंदिर हैं वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कार्विंग कर रखी, पूरी पूरी कहानी बना देते हैं वो उस पर, है ना। द सागा अबाउट द वेम्पायर फैमिली वॉज स्प्रेड इनटू 5 सेपरेट नॉवेल्स। वो जो वेम्पायर फैमिली थी, वेम्पायर फैमिली के बारे में जो कहानी है उसको 5 नॉवल में अलग अलग बांटा गया है। सागा गाथा, सागा गाथा। लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? जो डिक्शनरी बनाता है। लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? एक पर्सन जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। इसका रूट वर्ड से याद कर लेंगे अपन इसको, लेक्सिकॉन प्लस ग्राफर। लेक्सिकॉन मतलब क्या होता है? वर्ड्स की एक किताब जिसमें शब्द हों, और ग्राफर माने लिखना, ग्राफ माने लिखना, ग्राफर लिखने वाला, है ना। तो लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन प्लस ग्राफर। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ये वर्ड दिखने में जितने मुश्किल लगते हैं ना, ये जो वन वर्ड वाले वर्ड होते हैं, डिक्शनरी लिखने वाले को क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर। अगर मैं इसका नेमोनिक्स नहीं भी कराऊंगा ना तो भी ये वर्ड आपको जल्दी याद होंगे। वन वर्ड, जो प्योर वन वर्ड के वर्ड होते हैं ना, वो कंपैरेटिवली जल्दी याद होते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे सबसे जल्दी क्या याद होगा? सबसे जल्दी ईडियम्स याद होंगे, कहावतें मुहावरे सबसे जल्दी याद होंगे। वन वर्ड सेकंड नंबर पे। एंटोनिम सिनोनिम में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़े मुश्किल होते हैं, उनको नेमोनिक्स वगैरह से ही याद करना पड़ता है। और अगर वोकैब की बात करें तो वेटेज भी ईडीएम फ्रेजेस की और वन वर्ड की अगर मैं वेटेज मिलाऊं तो एंटोनिम सिनोनिम से ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा जब आप पढ़ो तो चॉइस करो, तो पहले ईडीएम और वन वर्ड निपटाने होते हैं अपने को, है ना। फिर वो, हालांकि जो फोटोज और नेमोनिक्स से ही मैं कराऊंगा ये तो आपको पूरे ही करने, इसमें से तो एक भी वर्ड नहीं छोड़ना भाई। प्रीवियस ईयर वोकैब मैं आपको करा रहा हूँ, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लेना, जब मैं कह दूंगा ना कि हाँ वोकैब की अपने कोर्स में जितनी वीडियो डलनी थी पूरी डल गई हैं, उसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, चाहे वो एसएससी का हो, सीडीएस का हो, एनडीए का हो, कोई टीचर एग्जाम का हो, कोई बैंक का हो, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, 80% वर्ड आपको इसी में से मिलेंगे। ठीक है, तो इनमें से तो एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है। एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि अगर आपका एक्स्ट्रा कोई मेहनत करनी हो तो ईडीएम और वन वर्ड जल्दी याद होते हैं, उनका मतलब कह लो कि दायरा भी कम है, लिमिटेड होते हैं। एंटोनिम सिनोनिम की कोई मतलब लिमिट नहीं, भरमा रहे हो। A lexicographer worked as a teacher there for some time. एक वो जो लेक्सिकोग्राफर था, वो जो डिक्शनरी बनाने वाला था, उसने वहाँ पर एक टीचर के तौर पर काम किया था कुछ समय के लिए। शोल, ये आपने कलेक्टिव नाउन्स के अंदर पढ़े होंगे, जैसे ना क्रिमिनल्स की कलेक्शन को क्या कहते हैं? गैंग बोलते हैं। जजेस की कलेक्शन को जूरी बोलते हैं, है ना। ऐसे ही शोल होता है, ऐसे ही शोल होता है। स्कूल भी वर्ड यूज़ होता है इसके लिए, स्कूल भी वर्ड यूज़ होता है, जो स्पेलिंग भी बल्कि सेम है। जो बच्चों वाला स्कूल होता है ना, वो वाली भी स्पेलिंग में मछलियों के झुंड के लिए शॉल और स्कूल दोनों वर्ड यूज़ हो जाते हैं। मछलियों का जो झुंड होता है उसको शॉल बोलते हैं, मछलियों का जो झुंड बोलते हैं उसको शॉल बोलते हैं। इसको ऐसे याद करो, शोर माने होता है किनारा, शोर माने होता है नदी का किनारा। मछलियों का एक शोल
गलती से शोर पर आ गया। मछलियों का आपने डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखा होगा ना, कई बार क्या होता है अचानक से कैसे क्या समंदर की लहरें बनती हैं कि पूरा का पूरा मछलियां ऐसे बाहर आके गिर जाती हैं। तो मछलियों का एक शोल गलती से शोर पर आ गया, किनारे पर आ गया। मछलियों का एक शोल गलती से शोर पर आ गया, किनारे पर आ गया। गेटिंग लॉस्ट फ्रॉम द शोल कैन बी डेंजरस फॉर फिश सिंस दे आर प्रोटेक्टेड इन ग्रुप्स। अगर कोई मछली अपने ग्रुप से बाहर हो जाती है तो उसके लिए डेंजरस हो जाता है, क्योंकि ये ग्रुप में रह के ही प्रोटेक्टेड रह पाती हैं। नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया का क्या मतलब है? जब a feeling of pleasure and also slight of sadness when you think about things that happened in past। जब पास्ट में कोई चीज़ हुई होती है तो वो अंदर अंदर थोड़ा सा वो टाइम याद आके खुशी भी होती है और थोड़े उदास भी होते हो, यार वो टाइम निकल गया। वैसी वाली जो फीलिंग होती है ना, थोड़ी खुशी थोड़ी सैडनेस की, ज़्यादा सैडनेस की, है ना, तो उसको बोलते हैं नोस्टाल्जिया। क्या बोलते हैं उसको? नोस्टाल्जिया। आपके पास्ट में कोई चीज़ हुई हो, बचपन की चीज़ें याद करते हो, स्कूल की चीज़ें याद करते हो, तो वो वाली जो मेमोरीज के साथ जो सुख दुख का कॉम्बिनेशन सा फील होता है ना, वो होता है नोस्टाल्जिया। कैसे याद करोगे? हॉस्टल में जो टाइम जिया, नोस्टाल्जिया। हॉस्टल में जो टाइम जिया, नोस्टाल्जिया। हॉस्टल में जो टाइम जिया ना, उसको याद करके नोस्टाल्जिया होता है। हॉस्टल में जो टाइम जिया ना, उसको याद करके नोस्टाल्जिया होता है। हॉस्टल में जो टाइम जिया ना, उसको याद करके नोस्टाल्जिया होता है। इफ़ माई ब्रदर सीज द फैमिली पिक्चर्स एंड वीडियोज़ नोस्टाल्जिया में हेल्प हिम रिगेन हिज मेमोरी। मान लो किसी की याददाश्त चली गई, है ना, तो कह रहा है कि अगर उसको फैमिली वीडियोज़ और फोटोज़ वगैरह दिखाई जाए तो हो सकता है नोस्टाल्जिया की वजह से वो जो फीलिंग आएगी उसको पुरानी यादें देख के, हो सकता है उससे उसकी याददाश्त वापस आ जाए। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का क्या मतलब क्या होता है? कोई सीक्रेट प्लान, कोई सीक्रेट प्लान। जैसे अपन ने पिछली क्लास में करा था ना, क्लैंडस्टीन, है ना, 3 लोग कैंडल लाइट में कोई सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं, वैसा ही कुछ है कॉन्स्पिरेसी। अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग। कोई सीक्रेट प्लान जो, कोई षड्यंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, कोई षड्यंत्र बेसिकली, कोई काम करने के लिए, कोई इलीगल काम करने के लिए जो चीज़ की जाए उसको बोलते हैं क्या? कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो, आपने एक वर्ड सुना होगा कॉन। कॉप माने होता है पुलिस वाला, COP कॉप, पुलिस वाला। कौन मतलब कोई क्रिमिनल, है ना, कौन मतलब कोई अपराधी। तो कौन लोग वो जो अपराधी टाइप के लोग होते हैं वो पायरेसी करने के लिए, है ना, कौन जो लोग होते हैं जो अपराधी टाइप के लोग होते हैं वो पायरेसी करने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। कौन लोग जो अपराधी टाइप के लोग होते हैं वो पायरेसी करने के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, है ना। अब जैसे राजीव दीक्षित, इनकी मौत हुई तो इस पे काफ़ी सवालिया निशान है, कैसे मौत हुई? क्योंकि कहता हार्ट अटैक से हुई, लेकिन फिर इनकी फ़ोटो वगैरह जो बाद में दिखती हैं तो उसमें पूरा गला ऐसे नीला हुआ है, ये सब चीज़ें, जहर दिया गया था। 50 तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं। द आर्मी सस्पेक्ट्स द बॉम्ब ब्लास्ट टू बी द कॉन्स्पिरेसी ऑफ ISI। आर्मी जो है उसका संदेह ये है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट है ये कॉन्स्पिरेसी ISI की, है ना, इन्होंने षड्यंत्र रचा है ये। प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट ये वर्ड तो बहुत बार आपने सुना होगा, है ना। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है क्या? काम को टालना। प्रोक्रेस्टिनेट, टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस एंड लेजीनेस। लेजीनेस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से जब आप चीज़ों को टालते रहते हो, अरे कर लूँगा ना, अरे कल कर लूँगा ना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, चीज़ों को आगे टालते रहना। ये चीज़ बहुत बार बोली जाती है, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। वो कहावत भी सुनी होगी आपने, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना। तो प्रोक्रेस्टिनेट को कैसे याद करोगे? परसों का बोला था, परसों का बोल के 3 दिन लेट। प्रोक्रेस्टिनेट, 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 परसों का बोल के 3 दिन लेट। परसों का बोल के कर दिया 3 दिन लेट। प्रोक्रेस्टिनेट, परसों का बोल कर दिया 3 दिन लेट। प्रोक्रेस्टिनेट, परसों का बोल के कर दिया 3 दिन लेट। तारीख पे तारीख, ये तो आपने बहुत मीम देखे ही होंगे ना। काउंसलर आज द स्टूडेंट्स टू नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट इन फिलिंग आउट देयर कॉलेज एप्लीकेशन। काउंसलर ने स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करी कि प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, टालो मत, ये जो फॉर्म भरने का काम है इसको टालो मत। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं बिल्कुल लास्ट डेट पे फॉर्म भरने निकलेंगे, उस दिन सर्वर एरर आ जाएगा, फिर रोएंगे बैठ के। समैरिटन, समैरिटन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो दूसरों की मदद करता हो, काइंड हो दूसरों के लिए।
पर्सन जो दूसरों की हेल्प करता हो, सिंपैथी दिखाता हो ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत है। अब जैसे ये बूढ़ों के खाना वाना बांट रही है ना, कोई एनजीओ वगैरह में बैठे होंगे ये। समाज की भलाई के लिए जतन, समैरिटन। समैरिटन कौन व्यक्ति होता है? जो समाज की भलाई के लिए करता है जतन। समैरिटन कौन होता है? जो समाज की भलाई के लिए करता है जतन। समैरिटन कौन होता है? जो समाज की भलाई के लिए करता है जतन। I had left my bag in the reception and the good Samaritan came running down the street to give it to me. मैं गलती से अपना बैग जो है वो रिसेप्शन पे भूला है। जो अच्छा समैरिटन था, दूसरों की मदद करने वाला आदमी था, वो आया और उसने मुझे अपना बैग दे दिया। आप ये देख रहे होंगे आप, जैसे ये इस टाइप के नेमोनिक्स, समाज की भलाई के लिए करता है जतन, ऐसे नेमोनिक्स आप गूगल कर लो आराम से। आप आराम से गूगल करो, कोई किताब में मिलते हो, कहीं नहीं मिलेंगे भाई। ये सारे के सारे बनाए जाते हैं। इसलिए मेरी वोकैब की क्लास बनने में भाई थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि जो कंटेंट राइटर में रखूँगा वो मुझे क्या लिख के दे सकता है? वर्ड लिख देगा, उसका मीनिंग लिख देगा, ज़्यादा होगा तो सेंटेंस लिख देगा। हालांकि सेंटेंस के लिए मैं बताऊं कि मुझे 3 बार फिल्टर करना पड़ता है कि नहीं ये सेंटेंस अच्छे नहीं है, इस वर्ड का सेंटेंस बदलो, इस वर्ड का सेंटेंस बदलो। 3 फिल्ट्रेशन होती है। ये जो नेमोनिक्स और ये फोटो है मेरे को खुद ही छांटनी होती है, इस वजह से टाइम भी लगता है। लेकिन ये जो टाइम मैं डिवोट करता हूँ वोकैब की क्लासेस में, इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि ये वर्ड आपको याद रहेंगे। वैसे अगर वोकैब पढ़ानी हो, ये वर्ड है, इसके 4 सिनोनिम 4 एंटोनिम लिख के अपना चले गए। वैसे वाले में बच्चे आपको फील होता है कि टीचर ने वर्ड बहुत सारे करा दिए, लेकिन रियलिटी में वो आपको याद नहीं रहते। वो तो खाली यार डिक्शनरी पढ़ने जैसा होगा कि मतलब लिखा हुआ है और किसी ने बस पढ़ के सुना दिया। ये वर्ड आपको याद रहेंगे। खुद पे भरोसा नहीं तो मेरे पे भरोसा रखना। इनके कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई प्रिंट आउट नहीं निकलवाने, खाली क्लास देखिए, 1-2 बार पीडीएफ से रिवाइज करिए और फिर क्विज लगा लीजिए 2-3 बार, बस हो गया। कोई 2, 4, 5, 6 वर्ड अगर जो आपको याद नहीं होते किसी क्लास में से, उनको बस आपको नोट करना है और पूरी क्लास के नोट्स या प्रिंट आउट नहीं। नेक्स्ट पे जाइए। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मनाना समझाना बड़ा मुश्किल हो, मतलब जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो, जो किसी चीज़ से खुश ही ना हो। वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज, जो किसी चीज़ से खुश नहीं होता, मतलब उसके लिए कितना भी कर दो आप, वो मतलब उसके नखरे ही नहीं खत्म होते। ठीक, अब इसका नेमोनिक्स देखो। उसकी फास्टिडियस गर्लफ्रेंड ने फांसी दे रखी है उसको। अब मान लो इसकी गर्लफ्रेंड है। अब ये देखा होगा प्यार का पंचनामा में, सारा दिन बेचारा इसका काम करता है, सब कुछ इसके आगे पीछे घूमता रहेगा, तुम क्या करोगी, लो मैं कर देता हूँ, हर चीज़ में इसकी हेल्प करेगा, लेकिन इसका भैया सारा दिन मुंह सूझा ही रहता है। तो उसकी फास्टिडियस गर्लफ्रेंड ने उसको फांसी दे रखी है। जैसे अपन बोलते हैं ना, सच बताऊं तूने ना मेरे को फांसी दे रखी है, बिल्कुल जैसे अपन एक देसी भाषा में और फ्रेज यूज़ करते हैं ना, लट चढ़ा देना, डंडा चढ़ा देना, तो ऐसे ही एक फ्रेज अगर उसको ज़्यादा गंदा ना बोलें तो फांसी दे देना, है ना। तूने तो भैया मुझे फांसी चढ़ा रखा है। तो फास्टिडियस अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर आपकी फास्टिडियस गर्लफ्रेंड है तो उसने लगभग आपको फांसी ही दे रखी है। उसने उसको फांसी दे रखी, कहने का मतलब खुशी नहीं होती, कितना भी कुछ ही कर ले खुशी नहीं होती। एरोगेंट एंड फास्टिडियस, द डीवा मेड नो फ्रेंड्स ऑन हर म्यूजिक टूर। बड़ी एरोगेंट और फास्टिडियस जो थी, जो जिद्दी थी, जो किसी से खुश नहीं होती थी, उस डीवा ने कोई दोस्त नहीं बनाए म्यूजिक टूर पे। कार्टोग्राफर अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा। ग्राफर माने लिखना बनाना, कार्टो माने होता मैप, मैप बनाने वाला। कार्टोग्राफर कौन है? मैप बनाने वाला। समवन हु मेक्स और ड्रॉज मैप, जो मैप बनाता हो। विद द असिस्टेंस ऑफ अ कार्टोग्राफर द डिटेक्टिव्स वर एबल टू पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ द केव इन द मैप। कार्टोग्राफर की मदद से, उस मैप बनाने वाले की मदद से, वो जो डिटेक्टिव्स थे वो एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ पाए उस केव की, उस मैप में, कि वो केव आखिर है का। एम्फीबियन ये तो आपने 9वीं 10वीं क्लास में पढ़े ही होंगे यार, है ना। एम्फीबियन कौन से होते हैं? जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। एम्फीबियन कौन से होते हैं? जो ज़मीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। जैसे मेंढक है, पानी में भी रह लेता है, ज़मीन पे भी रह लेता है। फ्रॉग्स आर एम्फीबियन एनिमल्स दैट कैन स्विम इन वाटर एंड वॉक ऑन द लैंड, ब्रीथ ऑन बोथ सिनेरियोज। अब फ्रॉग के पास बेसिकली इसका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि पानी के अंदर भी ये सांस ले सकता है। रेलिक कोई चीज़ होती है समथिंग बिलोंगिंग टू और सर्वाइविंग फ्रॉम अर्लियर पीरियड, कोई ऐसी चीज़ जो पुराने ज़माने की है, बचे हुए अवशेष वगैरह, है ना। क्या नेमोनिक्स बनाएंगे इसका? रेलिक, राजा महाराजा के टाइम का। रेलिक
रीगल, रीगल के लिए भी आप ये याद कर सकते हो, रीगल वर्ड होता है ना, रीगल राजसी, है ना। तो रीगल रैलिक राजा महाराजा के टाइम का, रीगल रैलिक राजा महाराजा के टाइम का, जैसे ही उनके टाइम के हथियार वगैरह आभूषण वगैरह रखे हुए हैं ना, रैलिक उस पुराने जमाने के बचे हुए कुछ अवशेष वगैरह। दे आर द लास्ट रेलिक्स ऑफ व्हाट इज नाउ कंप्लीटली फॉरगॉटन सिविलाइजेशन। ये लास्ट जो बचे हुए अवशेष हैं उस सिविलाइजेशन के, जब पूरी तरह से भुलाई जा चुकी है, ख़त्म हो चुकी। एंथ्रोपोलॉजी, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, एंथ्रोप माने मैनकाइंड, लॉजी माने स्टडी, मानव जाति की स्टडी। एंथ्रोप माने मैनकाइंड, लॉजी माने स्टडी, मानव जाति की स्टडी, उनके बिहेवियर की स्टडी। द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन एंड मैनकाइंड, कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन से जानवर से आगे चल के कौन सी चीज़ निकली, उनके बिहेवियर की स्टडी, उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। इन एडिशन टू रिवाइविंग कल्चर्स, फील्ड ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो एग्जामिन द सोसाइटल एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स कंप्राइज अ कम्युनिटी। पुराने कल्चर वगैरह को रिवाइव करने के अलावा एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एग्जामिन करती है सोसाइटी और फिजिकल एट्रीब्यूट, उस समय की जो कम्युनिटी के हुआ करते थे उनको भी ये एग्जामिन करती है कि उस समय पे क्या रीति रिवाज हुआ करते थे, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा था, सोसाइटी में क्लास कैसी बनती थी, ये सब चीज़ें। फर्म, है ना, फर्म, अब फर्म के दो तीन मतलब हो सकते हैं। एक तो फर्म, कंपनी को भी फर्म बोलते हैं कि उनकी ये फर्म है ना, उनकी इस चीज़ की फर्म बना ली उन्होंने, कंपनी को भी फर्म बोलते हैं। और एक फर्म माने स्ट्रॉन्ग भी होता है, सख्त भी होता है। नॉट सॉफ्ट बट कंप्लीट, नॉट कम्प्लीटली हार्ड, कोई चीज़ बड़ी फर्म होती है, कहने का मतलब वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड। यहाँ पे नॉट कम्प्लीटली हार्ड का मतलब ब्रिटल, भुरभुरी नहीं है वो, ठीक है। कई चीज़ें बहुत हार्ड होती हैं, जैसे कांच वाँच वैसे बड़ा हार्ड होता है लेकिन भुर जल्दी जाता है। कहने का मतलब ये है, फर्म का मतलब क्या होता है, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो। जैसे आपने देखा होगा अपनी जो रूफ वगैरह डालते हैं तो उसके अंदर वो डालते हैं अपन आयरन बार, सरिये, सरिये डालते हैं ना। अब सरिया ऐसा नहीं कि सख्त होता है, सरिये में लचीलापन भी होता है, तभी अर्थक्वेक, वरना अगर वो बिल्कुल हार्ड रहेगा ना तो अर्थक्वेक में घर गिर जाएगा। उसके लचीलेपन की वजह से ही रुक पाता है। तो फर्म का मतलब जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा वो चीज़ हार्ड हो, उसके अंदर लचीलापन भी हो सकता है लेकिन वैसे स्ट्रॉन्ग है वो, तो उसको बोलते हैं फर्म। अब ये जैसे नंबी मूवी भी बनी, रॉकेटरी, आपने देखा होगा। ये अपने एक साइंटिस्ट थे बेसिकली, जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगे कि भैया इन्होंने इंडिया के कुछ सीक्रेट बाहर को बेच दिए, ये वो, और जो इनके ऊपर आरोप लगे वो टेक्नोलॉजी आज तक नहीं है। 20 साल हो गए तो भी अपने पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये कह रहा है भैया अगर मेरे पास होती, मैंने बेची होती तो कहीं तो होती वो टेक्नोलॉजी, आज तक अपन उसको डेवलप नहीं कर पाए। तो इसके ऊपर बाद में सारे आरोप हटा लिए गए। हालांकि द फर्म स्टील रोड कुड नॉट बी ब्रोकन एक्सेप्ट फॉर इंटेंस प्रेशर, वो जो स्टील रोड है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ मतलब बहुत प्रेशर लगा। एक्सेप्ट फॉर का मतलब, एक्सेप्ट अंडर का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो ही टूटेगी, वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो नहीं टूटेगी। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, अनाथ, ये तो आपने सबने सुन ही रखा है, जिसके पेरेंट्स वगैरह जिंदा नहीं है ना। तो ऑर्फन का मतलब क्या, अनाथ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो बिल्कुल जो प्योर वन वर्ड के होते हैं ना, अब ये वन वर्ड में ही आएगा ऑर्फन, है ना। ये बहुत आसान होते हैं, आपको देखते याद हो जाते हैं, मैक्सिमम आपको पहले से भी आते होते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द कपल टू गो टू द ऑर्फनेज टू अडॉप्ट एन ऑर्फन बिकॉज ऑल ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स वांटेड पेरेंट्स। बड़ा मुश्किल था उस कपल के लिए। मान लो जैसे आप कोई कपल है, उनको बच्चे नहीं हो रहे, या फिर बच्चा था वो एक्सपायर हो गया, अब उनकी एज हो चुकी है, वो कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, तब वो अनाथालय में जाके अब किसको लें, क्योंकि वहाँ तो सब बच्चे चाह रहे हैं, या सब बच्चों के मन में इच्छा है कि कोई घर मिल जाए हमें, सब बच्चों की आंखों में वो होप नज़र आएगी। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो किसी एक को अडॉप्ट कर पाएँ, क्योंकि सबके सब चाहते थे। प्लूटोक्रेसी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना आर्की, वैसे क्रेसी रूट वर्ड का मतलब भी होता है शासन। तो प्लूटो माने होता है अमीर, प्लूटो माने होता है रिच, क्रेसी माने है शासन। जैसे डेमोक्रेसी, अपने डेमो प्लस क्रेसी, डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब शासन, यानी लोगों का शासन, लोग रूल करते हैं यहाँ पे, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, वो आगे प्रतिनिधि चुनते हैं, ऐसे करके शासन होता है ना। तो प्लूटो माने अमीर, क्रेसी माने शासन, यानी अमीरों का शासन। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें वेल्दी लोग शासन करते हैं, यानी अगर अपने इधर अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सब की गवर्नमेंट चले तो अपने इधर क्या कहेंगे कि प्लूटोक्रेसी। ठीक, इनडायरेक्टली वैसे चलती उन्हीं की। दिस स्पेशियस प्लूटोक्रेसी हेल्प टू एस्टेब्लिश द फर्स्ट रोडवेज इन द एरा इनॉग्रेटेड इन
1882। ये जो ऑस्पेशियस प्लूटोक्रेसी है बेसिकली अच्छी कोई जहाँ पे हो सकता है भी अच्छा भी काम कर रहे हो ये ऑस्पेशियस प्लूटोक्रेसी है, इसने इस्टेब्लिश कराई पहला रोडवे इस एरिया में, मतलब इस एरिया में जो कि इनाग्रेट किया गया इसमें। मान लो कोई सरकार थी वहाँ पे, पहले डिक्टेटरशिप वगैरह थी, फिर ये अमीरों ने शासन वहाँ पे शुरू कर दिया और ये देश में अपनी भले ही अपने फ़ायदे के लिए कि इंडस्ट्री वगैरह लगाएंगे, रोड वोड चाहिए उसके लिए, ट्रांसपोर्ट इजी हो सके, तो उन्होंने देश का तो डेवलपमेंट किया ही ना, उस वे में शायद ये सेंटेंस कह रहा है। प्लेजियरिज्म, प्लेजियरिज्म का मतलब क्या होता है? कॉपिंग समवन एल्सेस वर्क एंड ट्राइंग टू सबमिट इज एट योर ओन, किसी और की चीज़ को कॉपी कर लेना और उसको अपना बता के सबमिट करना, खास करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह, है ना। किसी ने कोई कोडिंग करके कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आपने उसको कॉपी कर लिया, किसी ने कोई धुन बनाई, आपने उसको कॉपी कर लिया, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कॉपी करके उसको अपने नाम से बेचना या दिखाना, प्लेजियरिज्म। ये नेमोनिक्स क्या बना सकते हैं? अब आपने सुना होगा पीछे कोई मैच के दौरान जैसे इजराइल की नेशनल एंथम बजी थी शायद, है ना, इजराइल की थे, हाँ इजराइल की नेशनल एंथम बजी, तो लोगों ने अरे ये तो सुना सुना लग रहा है, फिर उनको मेरा मुल्क मेरा मेरी जान मेरा ये वतन, फिर उन्होंने देखा ये तो अनु मलिक ने कॉपी कर रखी है ट्यून इजराइल के नेशनल एंथम से, तो प्ले करते ही पता चल रहा है कि ये ट्यून प्लेजरिज्म करके ली है। प्ले करते ही प्लेजरिज्म, प्ले करते ही पता चल रहा है, प्ले करते ही पता चल रहा है कि ये ट्यून प्लेजरिज्म से आई है। प्ले करते ही पता चल रहा है, इस गाने को प्ले करते ही पता चल रहा है कि इसकी जो ट्यून है वो प्लेजरिज्म से आई है। स्टूडेंट्स आर डीम्ड गिल्टी ऑफ प्लेजरिज्म व्हेन दे क्लेम टू बी ऑथर ऑफ समबडी एल्सेस वर्क। स्टूडेंट्स को प्लेजरिज्म का दोषी माना जाता है जब वो किसी और के काम को अपना बता के सबमिट करने की कोशिश करते हैं। डेयर डेविल, डेयर डेविल ये वर्ड शायद आपने सुना भी होगा। डेयर का इसको ऐसे याद कर लो, डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत, हिम्मत। डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत। डेविल का मतलब क्या होता है? वैसे तो डेविल का मतलब शैतान होता है, लेकिन डेविल को जैसे आजकल तो रील वील आपने खूब देखी होंगी, डेविल है ना, पॉजिटिव वे में भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो सलमान खान की कौन सी मूवी है उसके अंदर भी तो वो डेविल नाम रहता है उसका, याद कर लेना कौन सी मूवी की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने देखी नहीं हुई, कोई वैसे रील वील में कोई आई होगी ऐसी कुछ, डेविल होता है उसमें उसका नाम। तो डेयर डेविल जो मतलब पूरी डेयर करता है, ऐसे बहुत डेयरिंग काम करता है, बहुत डेयरिंग स्टंट करता है, जो शैतान कर सके, डेविल लोग ही कर सके ऐसे काम करने वाला, ऐसे कर लो। अ पर्सन हु एंजॉयज डूइंग डेंजरस थिंग्स, एक ऐसा आदमी जो डेंजरस चीज़ें जिसको करना पसंद होता है। बहुत लोगों को हो सकता है चीज़ स्टूपिड लगे, अब जैसे ये जो अपना टॉम क्रूज है ये मैक्सिमम स्टंट्स खुद करता है, कोई बॉडी डबल वगैरह यूज़ नहीं करता, तो ये क्या हो गया? डेयर डेविल हो गया। द एक्टर परफॉर्म्ड हिज ओन डेयर डेविल स्टंट्स इन द एक्शन मूवी, एक्टर ने अपने खुद के डेयर डेविल स्टंट परफॉर्म किए। डेयर डेविल नाउन भी हो सकता है, डेयर डेविल एडजेक्टिव भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो एडजेक्टिव की तरह से यूज में लिया गया डेयर डेविल स्टंट्स, ठीक है। ऐसे लगा देता अगर टॉम क्रूज इज अ डेयर डेविल, है ना, तब डेयर डेविल क्या हो जाता? नाउन हो जाता। वेव का मतलब क्या होता है? वेव का मतलब क्या होता है? ऐसा ऐसा कोई बच्चा वगैरह, खास करके बच्चों के लिए यूज़ होता है जिसको त्याग दिया गया है, घर वालों ने जिसको छोड़ दिया है, ठीक है। घर वालों ने, इसके माँ बाप जिंदा हैं, ऑर्फन नहीं है ये, लेकिन होता है ना जैसे गरीबी के कारण या जैसे भी बच्चे को छोड़ दिया है, सारा दिन बच्चा आवारागर्दी कर रहा है, इधर उधर रोड राड पे घूम रहा है, उसको बोलते हैं वेव। forsaken और neglected child who has no home and spend most of his time in the streets, जो अपना गलियों में ही अपना समय बिताता है ज़्यादातर, जिसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसको निगलेक्टेड छोड़ दिया गया है। अब जैसे ये स्ट्रीट पे गुब्बारे उबारे बेचने वाले आपने देखे होंगे बच्चे, है ना, घर वालों ने बस छोड़ दिया कि अपना कमाओ खाओ जियो जैसे मर्जी। आफ्टर नोटिसिंग द फीमेल वेफ begging for food on the street, it became apparent to tourists that it had been a long time since he had a proper meal। इसमें प्रॉपर मील आपको दिख नहीं रहा, प्रॉपर मील लिखा हुआ यहाँ पे। वो जो लड़की थी, वो जो फीमेल वेव थी, मतलब फीमेल ऐसी लड़की जिसको घर वालों ने छोड़ रखा है, छोड़ दिया है हमारा, उसको देख के पता चल रहा था कि उसको प्रॉपर खाना खाए बहुत समय हो गया, बिल्कुल ऐसे हड्डियां बाहर आ रही हैं उसकी एकदम। कॉन्वेलेसेंस, कॉन्वेलेसेंस का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ और स्ट्रेंथ।
जब आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगता है, जब आप बीमारी से रिकवरी का पीरियड आप कह सकते हो। कॉन्वेलेसेंस का मतलब क्या होता है? रिकवरी का जो पीरियड होता है, जब आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाती है, अब आप पूरी तरह ठीक होने की तरफ, रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हो। क्या नेमोनिक्स बनाओगे इसका? मान लो अब ये कर्नल था कोई, है ना, वॉर वगैरह में इसको गोली वगैरह लग गई है, जैसे भी कर्नल कर्नल वेल हो रहा है, सेंसेस भी वापस आ रही हैं। कर्नल वेल हो रहा है, सेंसेस भी वापस आ रही हैं। कर्नल वेल हो रहा है, सेंसेस भी वापस आ रही हैं। कॉन्वेलेसेंस, कर्नल अब वेल हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, सेंसेस भी वापस आ रही हैं। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इज कॉन्वेलेसेंस इज रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ स्टिमुलेंट और अल्कोहल। अगर उसका जो कॉन्वेलेसेंस कहने का मतलब उसका रिकवरी का जो पाथ होगा, उसमें पहला स्टेप ये कि ये अपनी दारू वारू बंद करे, है ना, उसको रिड्यूस करे पहले। एवियरी, अब ये वर्ड आपने सुने होंगे, एपियरी और एवियरी। एवियरी वो जगह होती है जहाँ बर्ड्स को रखते हैं, एपियरी वो जगह होती है जहाँ बीज को रखते हैं, ठीक है। एवियरी के कौन सी जगह? जहाँ पे पक्षियों को रखते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। कीपिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स इन वन एवियरी रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ बोथ हैबिटेट्स एंड नीड्स। बहुत सारे पक्षियों को एक एवियरी में डालने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि कौन से पक्षी को किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ कैसा उसका हैबिटेट होना चाहिए। डक्टाइल, आपने साइंस में पढ़ा होगा 8वीं 9वीं 10वीं में, मेलिएबल और डक्टाइल। मेलिएबल का मतलब होता है जिसकी शीट्स बनाई जा सकते हैं, डक्टाइल मतलब जिसकी वायर बनाई जा सकती है, ठीक है। कोई मेटल अगर मेलिएबल है तो उसकी शीट बनाई जा सकती हैं, कोई मेटल अगर डक्टाइल है तो उसकी वायर बनाई जा सकती हैं। कैपेबल ऑफ बीइंग पुल्ड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, जनरली वायर के लिए यूज होता है। कॉपर इज ऑफन यूज टू मेक वायर बिकॉज इट इज डक्टाइल एंड बेंड इजीली एंड डज नॉट ब्रेक। कॉपर जो है उसकी अक्सर वायर बनाई जाती है क्योंकि ये डक्टाइल होता है, इसकी वायर बनाई जा सकती है और बेंड मोड़ा जा सकता है बिना तोड़े। पेसिमिस्ट, ये अपन ने पहले पढ़ा था, पहले अपन ने ऑप्टिमिस्ट पढ़ा था, आज पेसिमिस्ट आ गया, है ना। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, जो हर नेगेटिव जगह में भी उसको ऐसा लगे कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है, वो ऑप्टिमिस्ट हो गया। उसका उल्टा क्या है? पेसिमिस्ट, हमेशा ऐसे सोचता रहता है कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया, है ना। पेसिमिस्ट। रियलिस्ट, आपको पता ही है, जो मतलब ना ज़्यादा हाई होप रखे ना निराश हो, जैसा है वैसा रहे। बिकॉज हीना हैज़ अ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड शी नेवर बिलीव्स एनीथिंग गुड विल हैपन टू हर। क्योंकि उसका ना यार पेसिमिस्टिक सा एटीट्यूड है, इसलिए उसको कभी यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ भी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है जी अपना वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब क्या होता है? वेवर बिटवीन डिफरेंट ऑप्शंस और एक्शंस। जब आप कंफ्यूज होते हो कि ये करूं कि ये करूं, ये सही रहेगा कि ये सही रहेगा, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है वेसिलेट, ठीक है। कैसे इसका नेमोनिक्स क्या है, कैसे याद कर सकते हैं? यार वेसिलेट हो रहे हैं, जैसे मान लो कोई बंदा है, अब आप काफ़ी लेट हो चुके हो, ठीक है, फिर वो सोच रहा है अच्छा बस से जाऊंगा तो इतने रुपए लगेंगे, कैब से जाऊंगा तो इतने रुपए लगेंगे, अच्छा कैब में ये फ़ायदा है, सोची जा रहा है। आप उसके साथ खड़े हो, यार वैसे ही लेट हो चुके हैं, अब ये तू कैब और बस में वैसे लेट करे जा रहा है। यार पहले वैसे ही लेट हो चुके हैं हम, और अब तू कैब और बस में वैसे लेट करे जा रहा है। तो वैसिलेट का मतलब क्या होता है? जब आप डिसाइड ना कर पा रहे हो, जब आप फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो या डिफरेंट ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो। इट्स कॉमन फॉर पीपल टू वैसिलेट व्हेन इट्स कम टू चूजिंग लॉटरी नंबर्स। बड़ी कॉमन सी चीज़ है, जब लोगों को लॉटरी खरीदनी होती है तो अच्छा 39 नंबर लूँ, 46 लूँ, बड़े कंफ्यूज होते हैं, हर चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। वैसे लोग फ़ोन लेना हो, कोई भी चीज़ खरीदनी हो, 200 रुपये से लेकर 2 लाख तक की चीज़ लेनी हो, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये करें कि ये करें, ये करें। बेसिक ह्यूमन ट्रेट है ये। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? कोई बहरूपिया, ढोंगी, जो किसी बेसिकली और की जगह अपने आप को पोर्ट्रे कर रहा हो। वन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। जैसे इम्पोस्टर का मतलब क्या होगा? मान लो मैं कहीं जाके कहूँ, जैसे वो आपने काफ़ी न्यूज़ सुनी होंगी, कोई बंदा पकड़ा गया, वो बताता था कि अपने आप को मैं IAS ऑफिसर हूँ, ये हूँ वो हूँ, है, बाद में पता चला कुछ नहीं था, ठग था एक नंबर का। तो नेमोनिक्स कैसे बनाओगे? अब मान लो शाहरुख खान की कोई मूवी रिलीज़ हो रही है और उसका कोई लुक अलाइक बंदा है और वो कह रहा है आई एम ऑन दिस पोस्टर, आई एम ऑन दिस पोस्टर, मैं हूँ इस पोस्टर पे। ये दूसरा बंदा कह रहा है नो यू आर नॉट ऑन दिस पोस्टर, यू आर जस्ट इम्पोस्टर। ठीक, तो ये बंदा क्या कर रहा है? ये कह रहा है आई एम ऑन दिस पोस्टर, मैं हूँ इस पोस्टर पे, मैं हूँ शाहरुख खान। वो कह रहा है नो
यू आर नॉट ऑन दिस पोस्टर, यू आर जस्ट एन इम्पोस्टर। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो। गुज्जू इज एन इम्पोस्टर हु डिसीव्स अदर बाय क्लेमिंग टू वन ऑफ देयर रिलेटिव्स। ये जो गज्जू है बेसिकली, ये गज्जू दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है ये कह के कि वो उनका रिलेटिव है। जैसे आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, है ना, पुरानी फिल्मों में अक्सर ये स्टोरी यूज़ करते थे, वो उनके घर गया बोलेगा मैं उनकी मासी और वो वाला लड़का हूँ। पुराने ज़माने में लोग मान भी लेते थे इतने लोग हैं, इतने रिश्तेदार होगा, कोई आ रहा है उन्हीं के घर पे रह रहा है, फाइनली उन्हीं के घर पे चोरी वोरी करके चला जाता था वो। असासिन, असासिन, असासिनेट, असासिनेशन, ये वर्ड सुने होंगे आपने। असासिनेशन का मतलब होता है किसी महत्वपूर्ण आदमी की हत्या, ठीक है, खास करके गोली वगैरह मार के जब किसी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आदमी की हत्या करी जाती है, नहीं कि चलते फिरते गली में किसी गोली लग गई, असासिनेशन। कोई इंपॉर्टेंट पर्सन, कोई पीएम हो, सीएम हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, जब उसकी गोली मारकर हत्या होती है तो उसके लिए असासिनेशन वर्ड यूज़ करते हैं। और जो उस काम को परफॉर्म करेगा, जो करेगा, वो होगा असासिन। असासिन जो गोली मारेगा, असासिनेशन बेसिकली जो किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हो जाए उसको बोलते हैं। अ पर्सन हु किल्स समबडी, खास करके पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, ठीक है। अब जैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो असासिनेशन हुआ, है ना। शी हायर्ड एन असासिन टू एलिमिनेट हर राइवल, उसने एक असासिन हायर कर लिया, उसने एक हत्यारा हायर कर लिया अपने राइवल को रास्ते से हटाने के लिए। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है श्रद्धालुओं की भीड़। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है श्रद्धालुओं की भीड़। जैसे माता वैष्णो देवी के वहाँ जाते हैं, पूरी ऐसे लाइन लगी होती है ना, तो ये क्या है, ये कॉन्ग्रीगेशन, श्रद्धालुओं की भीड़। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, श्रद्धालुओं की भीड़। द कॉन्ग्रीगेशन हैड नो प्लेस टू वर्शिप आफ्टर देयर चर्च वॉज बर्न टू ग्राउंड, जब वो चर्च जला दिया गया तो कॉन्ग्रीगेशन के पास, वो जो श्रद्धालुओं की भीड़ थी, उनके पास पूजा अर्चना करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। डोमिसाइल, ये भी आपने सुन रखा होगा, डोमिसाइल बनवाना है यार, है ना। डोमिसाइल बेसिकली अ प्लेस दैट अ पर्सन ट्रीट्स इज परमानेंट होम और लिव इन। बेसिकली डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। डोमिसाइल वो जगह होती है जहाँ पे आप रहते हो परमानेंट, जहाँ के आप मूल निवासी हो, जहाँ के आप परमानेंट निवासी हो। तो जो ये चीज़ प्रमाणित करेगी कि हाँ ये बंदा यहाँ रहने वाला है, उसको बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल उस जगह को बोलते हैं जहाँ के आप परमानेंट निवासी हो, और ऐसा सर्टिफिकेट जो इस बात को प्रमाणित करे कि हाँ जी ये यहाँ रहता है, तो उसको बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कि यहाँ के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र। द पोस्टल ऑफिस कुड नॉट लोकेट हिज डोमिसाइल सो दे वर होल्डिंग हिज मेल। अब वो कहाँ रहता है, उसका जो परमानेंट एड्रेस है वो पोस्टल ऑफिस को पता नहीं चल रहा, उसको वो लोकेट नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने उसके मेल को होल्ड पर डाल रखा है। उसके लिए जो लेटर वेटर आया था उसको होल्ड पर डाल रखा है। ग्रेनरी, ग्रेनरी ग्रेन से याद हो जाएगा। स्टोर हाउस ग्रेन, ग्रेन स्टोर, जहाँ पे ग्रेन, जहाँ पे अनाज वगैरह स्टोर करें उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनरी। अपने भी अगर कोई, आजकल तो नहीं रखते लोग, पहले वो लोहे के बड़े बड़े ड्रम रखा करते थे जिसमें अनाज वगैरह रखते थे, गाँव में तो आजकल भी रखते हैं ना। ग्रेन स्टोर करते हैं ग्रेनरी में, इसका तो नेमोनिक्स खुद ही वर्ड ही अपने आप में नेमोनिक्स है। द ट्रक ड्राइवर वॉज सेंट टू लोकल ग्रेनरी टू पिक सेवरल पाउंड्स ऑफ व्हीट फ्रॉम द स्टोर रूम। जो ट्रक ड्राइवर था उसको भेजा गया लोकल ग्रेनरी पे ताकि वो सेवरल पाउंड ऑफ ये ले आए, ग्रेन ले आए। स्लाउच का मतलब क्या होता है, टू स्टैंड, सिट और वॉक, शोल्डर हैंगिंग फॉरवर्ड। बेसिकली जब आप थोड़े से ऐसे बेंड से होकर, जैसे मान लो चलना भी हो सकता है स्लाउच होकर चलना, ऐसे थोड़ा से झुक के से चलते ना, ये स्लाउच होना हो गया। बैठते भी जब अपन थोड़ा सा ऐसे करके ज़्यादा ही कंफर्टेबल से होकर सोफे बैठ जाते, देखो जैसे ये पड़ा है, तो ये क्या होगा, स्लाउच करना हो गया, ठीक है। खास करके तब जब आप थोड़े थके हुए होते हो, बोर्ड होते हो, तब इसको क्या करें, मान लो काउच माने होता है सोफ़ा, ठीक है, इसको करें डोंट स्लाउच ऑन द काउच। हालांकि तो कुर्सी बैठा है, मान लो सोफे बैठा है, डोंट स्लाउच ऑन द काउच, सोफे पर ऐसे झुक के मत बैठो, सोफे पर ऐसे झुक के मत बैठो। डोंट स्लाउच ऑन द काउच, डोंट स्लाउच ऑन द काउच। बिवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, डोंट स्लाउच इन द चेयर। अपनी बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दो। जैसे इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो बोलते हैं ना, ऐसे कमर बिल्कुल सीधी करके बैठिए, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल ऐसे इंटरव्यूअर को ऐसे लगे मरा ही पड़ा है, ऐसे करके नहीं बैठना है। तो बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दो भाई, इंटरव्यू में जा रहे हो तो स्लाउच मत करना चेयर पे। डेफ का मतलब क्या होता है, जो सुन नहीं सकता, बहरा। डम डेफ आपने सुना होगा, डम मतलब जो बोल नहीं सकता, डेफ मतलब जो बहरा हो। शी इज डेफ बट रिफ्यूजेज टू लेट हर एबिलिटी टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डूइंग व्हाट शी वांट्स टू। वैसे वो बहरी है लेकिन
वो अपनी इस चीज़ को, ये जो डिसेबिलिटी है इसको रुकावट नहीं बनने देती उन सब चीज़ों को करने के लिए जो वो करना चाहती है। मलेवलेंट, मलेवलेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे एक वर्ड है बेनेवलेंट, है ना, रूट वर्ड से याद कर सकते हो। इसका मतलब, इसका रूट वर्ड है मैल प्लस वोल्वो। मैल मतलब बुरा, वोल्वो मतलब इच्छा करना, दूसरों का बुरा चाहना। जैसे मिज़ेंथ्रोप था ना, वैसे ही बेनेवलेंट, बेन मतलब गुड और वोल्वो मतलब इच्छा करना। बेनेवलेंट जो दूसरों का अच्छा चाहता हो, दूसरों के लिए काइंड हो, दान दक्षिणा करता हो। मलेवलेंट जो दूसरों का बुरा चाहता हो, नुकसान चाहता हो। रूट वर्ड से आप इन दोनों को कर सकते हो। मलेवलेंट मैल प्लस वोल्वो, बुरा चाहना। बेनेवलेंट बेन प्लस वोल्वो, दूसरों का अच्छा चाहना। कॉजिंग और वांटेड हार्म इविल टू समवन, किसी का नुकसान चाहना, किसी का बुरा चाहना। अब ये जोकर मूवी में आपने देखा होगा, है ना, लोगों को मार के इसको मज़ा आता है, हॉस्पिटल उड़ा देता है इस सीन में ये। आई कांट बिलीव शी डेटेड हिम फॉर सो लॉन्ग विदाउट डिस्कवरिंग हिज क्रूअल मलेवलेंट नेचर। मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने उसको उतने टाइम तक डेट किया उसको बिना उसका ये ऐसा मलेवलेंट नेचर जाने। मतलब इतने टाइम उसको डेट करती रही और उसको उसका ये मलेवलेंट नेचर दिखा ही नहीं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, हार्म करने वाला नेचर उसको दिखा ही नहीं। इस बात पर मुझे यकीन नहीं होता। फेटल, फेटल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो बेसिकली आपकी मौत का कारण बने। जैसे होता है ना, फेटल एक्सीडेंट हो गया। फेटल मतलब जिसके अंदर मौत हो जाए। कोई चीज़ फेटल एक्सीडेंट यानी कोई ऐसा एक्सीडेंट जिसके अंदर मौत हो गई। अब फेटल, उसने जो वार किया, उसने जो हिट किया, दैट हिट वाज फेटल। अब इसने लोहे की पाइप से इसके सिर में मार दिया, लोहे की पाइप से मान लो इसके सिर में मार दिया, तो ये क्या, ये एक फेटल हिट हो गया। फेटल हिट मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे सामने वाले की मौत हो जाए। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग अ फेटल कार क्रैश दैट अकर्ड लास्ट नाइट। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है उस फेटल कार एक्सीडेंट को, यानी जिसमें किसी की मौत हुई, उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। फेटलिस्ट, फेटलिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किस्मत पर बहुत यकीन करता है ना। उसको ऐसा लगता है कि बेसिकली सब कुछ अपना निर्धारित है, हम किस समय क्या करेंगे सब कुछ भगवान ने पहले ही लिख रखा है, किस्मत में सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है। जो फेट में बहुत ज़्यादा यकीन करता है, सुबह अपना होरोस्कोप पढ़ेगा, उसमें लिखा होगा कि आज बाहर ना जाएं तो भैया नहीं जाएगा, है ना। तो जो किस्मत पे बहुत ज़्यादा यकीन करता हो। द फेटलिस्ट वॉज नॉट अपसेट व्हेन शी वॉज फायर्ड बिकॉज शी बिलीव्ड ऑल सिचुएशंस आर प्रीडिटर्मिनेड बाय गॉड। वो जो किस्मत पर यकीन करने वाली जो लड़की थी, बेसिकली जब उसको नौकरी से निकाला गया तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, क्योंकि उसको ऐसा लगा, क्योंकि ऐसा वो मानती है कि भगवान ने सब कुछ पहले ही लिख रखा है, तो भगवान ने मेरे लिए हो सकता है इससे भी कुछ और अच्छा सोचा हो। पैक्ट साइन करना, ये तो मुझे लगता है सबने पढ़ ही रखा होगा। ये लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, ये पैक्ट साइन हुआ, है ना। अब जैसे इंडो पाकिस्तान वॉर के अंदर पाकिस्तान ने जब सरेंडर किया तो एक पैक्ट साइन हुआ। फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशन और पर्सन, दो देशों के बीच में, दो लोगों के बीच में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, कोई समझौता होता है, उसको पैक्ट बोलते हैं। ही मेड अ पैक्ट विद हर डॉटर दैट शी वुड कॉल एवरी नाइट वाइल अवे ऑन द बिजनेस ट्रिप। उसने अपनी बेटी से पैक्ट किया कि बिजनेस ट्रिप पे जब वो जाएगा, बेटी जाएगी, बेटी जब गई होगी तो वो कॉल करेगी उसको, हर रोज़ कॉल करके बताएगी। जैसे आप कहते हो ना, कॉल करके बताना भाई रोज़ पहुंच गए हो, खाना खा लिया है, तो एक पैक्ट बना लिया। हाँ जी, सेप्टुजेनेरियन, अब ये पता ही वर्ड से क्लियर होगा। सेप्ट 7, सेप्ट 70, है ना, ऑक्ट 80, सुन रखे होंगे आपने ऐसे वर्ड। 70 साल का बेसिकली, सेप्टुजेनेरियन 70 साल का। ऑक्टो से बन जाएगा 80 साल का। अ पर्सन हुज एज इज बिटवीन 70 एंड 79, जो 70 से 80 के बीच में हो, यानी 80 से पहले यानी 79, 70 से 80 के बीच में जिसकी आयु होगी, सेप्टुजेनेरियन हो जाएगा वो। इट इज़ अ ग्रेट रिलीफ व्हेन यू आर अ सेप्टुजेनेरियन एंड हैव टू रिटायर। ये बड़ा रिलीफ का पीरियड होता है जब आप 70 साल अचीव कर चुके होते हो और रिटायर होते हो, लेकिन ये भाई तो रिटायर होने का नाम ही नहीं ले रहे, है ना। एडवेंचरस, मुझे नहीं लगता ये याद कराने की ज़रूरत है, एडवेंचर से याद हो जाएगा। एडवेंचरस पीपल, जिनको भैया एडवेंचर एक्टिविटी करने में मज़ा आता है ना, रिस्क लेने वाली एक्टिविटी करने में मज़ा आता है। अब देख गोड्डे तुड़ाएगी ये। एक्सप्लोरिंग डार्क केव्स इन द स्पेयर टाइम, द एडवेंचरस रिस्क टेकर एंजॉयड द क्वेस्ट। वो जो अंधेरे भरी केव वगैरह थी उनमें से उनको एक्सप्लोर करना जाना, है ना, वो जो एडवेंचरस रिस्क टेकर था उसको इसी चीज़ में मज़ा आता था। शटल, शटल
अ शटल इज़ अ प्लेन बस और ट्रेन विच मेक्स फ्रीक्वेंट जर्नी बिटवीन टू प्लेसेस। जैसे होता है ना कुछ जगह के बीच में, जैसे अपनी मेट्रो है जैसे, है ना, कुछ पर्टिकुलर दो लोकेशन के बीच में जो ऐसे बार 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 आगे पीछे जाती रहती हो, मतलब जिसका काम यही दो पॉइंट को कनेक्ट करना हो, उसको बोलते हैं शटल। एयरपोर्ट शटल वगैरह आपने सुना होगा, एयरपोर्ट जाने वाली शटल, ट्रेन स्टेशन जाने वाली शटल, ये अपने होटल वगैरह ऐसी जो प्रोवाइड करते हैं उसको भी शटल बोलते हैं, कि होटल टू एयरपोर्ट के लिए हम शटल प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ऐसी कोई बस, ऐसी कोई कार, ऐसी कोई ट्रेन, ऐसी कोई प्लेन, ऐसी कोई कैब जो किसी दो पॉइंट को कनेक्ट करती हो, उनके बीच में टू एंड फ्रो ट्रैवल करती हो। द शटल रन्स बिटवीन द सिटी सेंटर एंड थीम पार्क। ये जो शटल है बेसिकली सिटी सेंटर और थीम पार्क के बीच में चलती है। फिलैंथ्रोपिस्ट, इसको भी याद कर सकते हो रूट वर्ड से, फिल प्लस एंथ्रोप। फिल माने होता लव, फिल माने होता लव, एंथ्रोप माने होता मैनकाइंड, मानव जाति। फिल माने होता लव और एंथ्रोप माने मैनकाइंड, मानव जाति। मानव जाति से प्यार करने वाला। मानव जाति से प्यार करेगा तो क्या करेगा, उनका भला सोचेगा, दान दक्षिणा करेगा बहुत ज़्यादा। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा करता हो, पैसे वैसे की खूब सारी डोनेशन देता हो, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। द मनी लेफ्ट बाय द फिलैंथ्रोपिस्ट, द मनी वॉज लेफ्ट बाय फिलैंथ्रोपिस्ट टू बिल्ड अ हॉस्पिटल वार्ड। ये जो पैसा है, ये छोड़ा गया था एक फिलैंथ्रोपिस्ट के द्वारा हॉस्पिटल वार्ड बनाने के लिए। बार्क क्या होता है, पेड़ का तना हो जाता है। बार्क क्या है, पेड़ का तना है। लेक्सिकोग्राफी, ये बार्क तो मुझे नहीं लगता देखो बताने की जरूरत है, जो पेड़ की आउटर कवरिंग होती है ना, ये जो मोटी छाल जिसको बोलते हैं, वो हो गया जी आपका बार्क। ठीक है। द स्पैरो सैट ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। लेक्सिकोग्राफी, ये पहले हो ही चुका अपना, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी लिखने वाला और लेक्सिकोग्राफी डिक्शनरी बनाना, बट डिक्शनरी बनाने का प्रोसेस। अर्ली 19वीं सेंचुरी में एक ड्रामेटिक राइज आया लेक्सिकोग्राफी में। डिकोडिंग, ये तो आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, कोडिंग डिकोडिंग, है ना। कोडिंग डिकोडिंग ये तो आपने पहले पढ़ ही रखा है, मुझे लगता है इसको बताने पढ़ाने की ज़रूरत है। स्नग, स्नग का मतलब क्या होता है, ऑफ अ पर्सन फीलिंग वार्म। जब कोई पर्सन बड़ा वार्म, कंफर्टेबल और प्रोटेक्टेड फील करता है किसी जगह पर, खास करके एक छोटी जगह पर जो उसको बड़ी वार्म कंफर्टेबल फीलिंग देती है, तो उसको बोलते हैं, जैसे कोई सोफ़ा वगैरह, कोई बेड वगैरह, ऐसी चीज़ पे बैठ के आपको बड़ा कंफर्टेबल सा फील हो, कोजी सा फील हो, तो आप कहोगे कि ये जगह स्नग है, ये सोफ़ा बड़ा स्नग है। तो कैसे याद करेंगे, कंफर्टेबल लाइक अ हग। किसी से गले मिलते तो हग होता है, हग, कोई आपको हग करता तो कंफर्टेबल लगता है बहुत ज़्यादा, है ना, ऐसे लगता है, बिल्कुल वार्मथ फील होती है। तो ये सोफ़ा ऐसा है जैसे ऐसा लग रहा है किसी ने हग कर लिया हो, बड़ा ही, ये सोफ़ा इतना स्नग है ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने हग कर लिया हो। ये सोफ़ा इतना स्नग है ऐसे लग रहा है किसी ने हग कर लिया हो, इतना कंफर्टेबल है, इतना वार्म है। वी कर्ल्ड अपॉन इन द बेड एंड ऑल स्नग एंड वार्म लिसन टू स्टॉर्म आउटसाइड। हम सारे के सारे भैया ऐसे कर्ल अप करके इकट्ठे से हो गए अपने बेड में, बिल्कुल अपना स्नग हो गए, कंफर्टेबल हो गए, वार्म हो गए, और जो बाहर तूफान आ रहा था उसको हम सुन रहे थे। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं बड़े दिल वाला। ये ऐसा व्यक्ति होता है जो बड़ा काइंड होता है, जनरस होता है और माफ़ कर देने वाला होता है। कोई शत्रु वगैरह भी हो उसको भी ये माफ़ कर देता है। ठीक है, रूट वर्ड से याद कर सकते हो इसको। मैग्नस माने होता है बिग और एनिमस माने होता है सोल, यानी बड़े दिल वाला, बड़ी आत्मा वाला, बड़ा, जिसका कह सकते हो भी जिसकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ी है। कहने का मतलब वो छोटी मोटी चीज़ों को माइंड नहीं करता, दुश्मनों को माफ़ कर देता है। वो आपने ऐसे कितने ही राजपूत राजाओं की कहानियाँ सुनी होंगी, दुश्मन आया, उसने अटैक किया, उसको फिर भी जिंदा छोड़ दिया, फिर भी जिंदा छोड़ दिया, है ना। अब जैसे पाकिस्तान कितने वॉर हार चुका है इंडिया से, फिर भी छोड़ देते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। बल्कि बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि हारने के बाद कुछ ना कुछ उनसे वो पेनल्टी लगाते हैं। बाकी देश, अगर कोई दो देश लड़ते हैं और एक देश हार जाता है तो उस देश के ऊपर पेनल्टी लगाते हैं कि भैया तुमने ये अटैक किया कैसे, तो तुम्हें इतना भरपाई करनी पड़ेगी। अपने इंडिया वाले उल्टा कोई ना कोई, चल ठीक है तुम्हारा भी नुकसान हुआ, लो पैसे ले लो, ये तक किया अपन ने, फिर भी नहीं अकल ठिकाने आती इनकी। Despite the slurs made against him by his opponent, the boxer was magnanimous enough to praise the competitor. वो जो उल्टी सीधी गाली गलौज जो किया उसके ओपोनेंट ने, बॉक्सर ने, उसको हराने के बावजूद मान लो कोई दिखाते हैं ना, जैसे
ये MMA फाइटिंग वगैरह के अंदर पहले इंटरव्यू वगैरह चल रहे होते हैं, आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे होते हैं, दूसरे को गाली गलौज कर रहा है, उसने उसको हरा भी दिया, उसको याद भी है कि उसने मुझे गालियां दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर भी उसने उसकी तारीफ ही की कि अच्छा लड़ा तू भी। इनविंसिबल, जिसको हराया ना जा सके, नाम सीधा मतलब रूट वर्ड सीधा ही है, मतलब रूट वर्ड कह रहा हूँ, नेमोनिक से सीधा ही क्लियर हो जाएगा। इनविनसिबल, जिसको जीता ना जा सके, इन मतलब नॉट, जिसको जीता ना जा सके, यानी बेसिकली जिसको हराया ना जा सके, जिस पर जीत हासिल ना करी जा सके, है ना। जैसे छत्रपति महाराज शिवराज है ना, कहने का मतलब बेसिकली कोई ऐसा राजा या कोई ऐसी चीज बेसिकली जिस पर जीत हासिल ना करी जा सके। द टीम proved it was not invincible when it lost the game of the season। टीम बेसिकली प्रूव हुई कि वो इनविंसिबल नहीं है। जैसे अब ये दुख दर्द छेड़ने नहीं चाहिए, जैसे इंडिया फाइनल में हार गई, पहले एक भी मैच नहीं हारी थी, तो बेसिकली लास्ट में साबित हुआ कि अपनी टीम भी हार सकती है, अपनी टीम इनविंसिबल नहीं थी, ठीक है। हालांकि क्यों दुख दर्द छेड़ने यार, इनविंसिबल ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इससे अच्छा तो एक आध मैच पहले हार जाते, लास्ट वाला जीत जाते। चलो, इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब क्या होता है, दैट विच कैन नॉट बी रेड। बेसिकली किसी की लिखाई वगैरह जब इतनी गंदी होती है ना, इतनी उबड़ खाबड़ होती है कि आप उसको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं इलिजिबल। अब जैसे इतनी गंदी हैंड राइटिंग होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, तो वो हैंड राइटिंग कैसी कहलाएगी, इलिजिबल कहलाएगी। नेमोनिक्स क्या है, तेरी राइटिंग इतनी इलिजिबल है कि तू अब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तेरी राइटिंग इलिजिबल होने की वजह से तू इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो नोट्स वोट्स बना दे जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। अब तेरी राइटिंग इतनी गंदी तुझे खुद ही नहीं समझ में आएगी, दूसरे को तो क्या ही समझ में आएगी। तेरी राइटिंग इतनी इलिजिबल है, इसलिए तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। द कैशियर रिफ्यूज टू कैश माई चेक बिकॉज शी कुड नॉट अंडरस्टैंड द चेक राइटर्स एलिजिबल सिग्नेचर। कैशियर ने मेरा चेक कैश करने से मना कर दिया क्योंकि वो जो साइन मारे थे जिस बंदे ने चेक पे, वो एलिजिबल थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है। ऑटोबायोग्राफी मुझे नहीं लगता पढ़ाने की जरूरत है, आत्मकथा है ना, जीवनी। बेसिकली बायोग्राफी कहने का मतलब है किसी की जीवनी, और खुद ही लिखे वो बंदा तो ऑटोबायोग्राफी। मान लो किसी के जीवन पर, फॉर एग्जाम्पल मैं भगत सिंह के जीवन पर एक किताब लिख दूं तो ये हुई बायोग्राफी, और भगत सिंह ने खुद ही अपने जीवन पर एक किताब लिखी हो तो वही ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। He gives vivid description of his childhood is in autobiography। उसने बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया अपने बचपन का अपनी ऑटोबायोग्राफी में। जेनोसाइड, अभी आपने बहुत सारे सुने होंगे, है ना, रेजिसाइड, फ्रेट्रीसाइड, सरोरीसाइड, यूक्सोरीसाइड, ये सुने होंगे आपने। साइड माने होता है मारना, और आगे कुछ कुछ लगा होता है, उस हिसाब से उस वर्ड का मीनिंग निकलता है। जेनो का मतलब क्या होता है, पूरी रेस, पूरी एक जैसे होता है ना कि अफ्रीकन रेस के लोग हैं, मतलब एक पूरी, आप कह सकते हो पूरी क्लास, एक पूरी कंट्री टाइप कहने का मतलब। तो इतने मास लेवल पे किलिंग हो कि बेसिकली पूरी की पूरी रेस ही खत्म हो जाए, तो उसको बोलेंगे जेनोसाइड। मर्डर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पर्टिकुलर नेशन या किसी एथनिक ग्रुप के। आर्म ट्रूप्स आर बीइंग सेंट टू एंड डिक्टेटर जेनोसाइड दैट हैज रिजल्टेड इन डेथ ऑफ 20,000 पीपल। आर्म ट्रूप भेजे जा रहे हैं उस डिक्टेटर की डिक्टेटरशिप को ख़त्म करने के लिए, बेसिकली जिसकी वजह से इतने लोग मर गए। रथ का मतलब होता है माला। जैसे फ्लावर्स के कलेक्शन होते हैं, एक तो वो सारे फूलों का गुलदस्ता बना दें, बुके बोलते हैं उसको, और माला की फॉर्म में लगा देंगे तो उसको बोलते हैं रथ, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दे लीव इन अ सर्कुलर शेप यूज्ड एज अ डेकोरेशन साइन ऑफ रिस्पेक्ट। वैसे तो रथ, ये वाला भी रथ है, लेकिन यहाँ पे कौन सा रथ पता है, जब आपने देखा होगा जब कोई अपना जवान शहीद हो जाता है तो एक बिल्कुल गोल ऐसे सर्कुलर होती है, वो बिल्कुल सर्कुलर, और वो जाके उनके जो बेसिकली जिसमें डेड बॉडी होती है उसके पास रख के आते हैं, उसके लिए जनरली ये वर्ड यूज़ होता है रथ। वैसे ये भी रहती है एक टाइप की, लेकिन वो वाली जो यहाँ पे यूज़ हो रही है वो प्योर ऐसे गोल वाली होती है, देखी होगी शायद आपने कोई वीडियोज़ में। मैनी फ्रंट डोर फीचर्स रेड टू वेलकम विजिटर। बहुत लोग जो हैं वो अपने फ्रंट डोर पे रथ वगैरह लगा लेते हैं अपने विजिटर को वेलकम करने के लिए। टी टोटलर, जो शराब वगैरह ना पीता हो, कोई अल्कोहलिक ड्रिंक वगैरह ना लेता हो, है ना। भैया अपना तो टी से ही टोटल काम चल जाता है, हमें नशे की ज़रूरत नहीं है, हमें चाय का नशा ही बहुत है, हमारा तो टी से ही टोटल काम चल जाता है।
बाबूलाल जो है रिसेंटली टी टोटलर हो गया, उसने नशा वशा छोड़ दिया नहीं। हैंगर, जो वो वाला हैंगर नहीं कपड़े टांगने वाला, वो ER होता है हैंगर, जहाँ पे प्लेन्स वगैरह स्टोर होते हैं, कहने का मतलब प्लेन्स वगैरह जाके खड़े होते हैं। बिकॉज द हैंगर वॉज डैमेज, क्योंकि स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से हैंगर डैमेज हो गया था, इसलिए हमें एयरप्लेन को लोकल बांध में, वो जो खेत था उसमें खड़ा करना पड़ा। सिमेट्री, जहाँ लोगों को दफनाया जाता है, ग्रेवयार्ड है ना, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो वन वर्ड होते हैं ना, जो ये प्योर वन वर्ड के वर्ड है, ये हैंगर हो गया, सिमेट्री हो गया, प्योर वन वर्ड के वर्ड है, ये वन वर्ड में ही आते हैं और ये वाले याद करने में बहुत आसान होते हैं। सिमेट्री, जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। When planning for her funeral, the dying woman chose perfect symmetry plot to buried beneath. वो जब फ्यूनरल के लिए प्लानिंग कर रही थी, वो मरती हुई औरत ने अपने लिए परफेक्ट सिमेट्री चूज करी। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन एक ऐसा व्यक्ति जो बेसिकली देश वेश की सीमाओं में ना मानता हो, जिसको जैसे अपन कहते हैं ना भी भारत अपना देश है, उसका ऐसा बिलीफ नहीं है। वो ऐसा मानता है कि पूरा संसार ही मेरा घर है, मतलब वो देशों के बीच में भेदभाव नहीं करता, मेरा देश तेरा देश, ऐसा नहीं, उसके लिए पूरा संसार ही उसका घर होता है, ऐसा मानता है वो, कि वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज में बिलीव नहीं करता। एक ऐसा पर्सन जो पूरे वर्ल्ड को ही अपना देश मानता है, कंट्री मानता है। आई लव बिग सिटीज़ एंड आर रूटलेस कॉस्मोपॉलिटन कल्चर दैट कम्स विद इन दैम। मुझे बड़े शहर पसंद हैं और इनका जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर होता है। अब जैसे आपने देखा होगा कॉस्मोपॉलिटन सिटी आपने देखी होंगी, ऐसी सिटी जहाँ बाहर के बहुत लोग आके बस जाते हैं। अब जैसे दिल्ली है, वहाँ दिल्ली के मूल निवासी कुछ भी नहीं है, बाकी सब बाहर से आए हैं काम वाम के चलते। मुंबई हो गया, बेंगलोर हो गया, ऐसे शहर, तो उनको कॉस्मोपॉलिटन सिटी बोलने लग गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस जगह के मूल निवासी नहीं बचे, बहुत बाहर के लोग आके वहाँ पे रहने लग गए। ऐसे लोग रहने लग गए जो उसको ही अपना घर मान लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्मोपॉलिटन शहर भी होते हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं जहाँ बाहर के लोग रोजगार वगैरह के चक्कर में आ जाए। और कॉस्मोपॉलिटन अगर कोई पर्सन है तो बेसिकली वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज में नहीं मानता, पूरे संसार को ही अपना घर मानता है। ओब्लीवियस, ओब्लीवियस, ओब्लीवियस का मतलब क्या होता है? जब आप खोए हुए होते हो ना, जब आप खोए हुए, जैसे फ़ोन चला रहे हो, इधर उधर का कुछ आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है, और अचानक से आगे गड्ढा आया और गिर गए, तो आप ओब्लीवियन में हो, ओब्लीवियस हो। नॉट इन्फॉर्म्ड अवेयर अबाउट समथिंग, जो आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको लेके अगर आप अवेयर नहीं होते तो आप ओब्लीवियस होते हो। जैसे इसको ऐसे याद कर सकते हो, ओब्लीवियस, ओब्लीवियस आदमी को जब कोई फैक्ट दिखाऊंगा तो कहूँगा अब तो बिलीव हुआ ना कि तू ओब्लीवियस था। मान लो कोई बंदा, उसको पता ही नहीं है आसपास क्या चल रहा है, उसको कोई होश ही नहीं है, अब मैंने उसको कोई चीज़ मतलब फैक्ट दिखा दिया, कोई न्यूज़पेपर में वो बात दिखा दी, अब तो बिलीव हुआ ना कि तू ओब्लीवियस था, तुझे पता नहीं था। ओब्लीवियस बंदे क्या करे, अब तो बिलीव हो गया ना तुझे कि अब भी ओब्लीवियस ही है तू। His eyes were closed and was completely oblivious to what is happening around him. उसकी आंखें बंद थी, वो बिल्कुल oblivious था और उसको पता ही नहीं था कि उसके आसपास हो क्या रहा है। हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है? अनेबल टू कंट्रोल योर फीलिंग्स और बिहेवियर बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, एक्साइटेड और एंग्री। जब आप बहुत एक्सट्रीम चले जाते हो, आप अपनी फीलिंग पर कंट्रोल खो देते हो, जब बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डर जाते हो, ऐसे केसेस में आपा खो देना जिसको बोलते हैं। ही बिकेम हिस्टेरिकल व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, वो एकदम हिस्टेरिकल हो गई। अब इसको कैसे याद करोगे? अब ये इसकी वाइफ है, अब इसको इसकी हिस्ट्री पता चली। जब इसको इसकी हिस्ट्री पता चली, भैया इसका रिश्ता तय हुआ था, ये बड़ी खुश थी, लेकिन जब इसको हिस्ट्री पता चली तो 10-10 गर्लफ्रेंड इसने रख रखी हैं 10 तरह की डेटिंग ऐप है, तो हिस्टेरिकल हो गई। जब इसको इसकी हिस्ट्री पता चली तो ये हिस्टेरिकल हो गई। जब इसको इसकी हिस्ट्री पता चली तो ये हिस्टेरिकल हो गई। चलो जी, इसके साथ अपनी आज की क्लास ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ ये जो फोटोज़ और नेमोनिक्स से वोकैब पढ़ाने पे जो एफर्ट्स लगते हैं वो फ्रूटफुल फील हो रहे होंगे आपको। जब आप पूरी क्लास देख लेते हो, उसके बाद 2 बार PDF से रिवाइज कर लेते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता होगा कि हाँ यार अब ये मुझे याद रहेंगे। ठीक है, बस फिर बता रहा हूँ, इनके कोई आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, इनके कोई आपको प्रिंट आउट नहीं निकलवाने हैं, भरोसा रखिए याद होंगे आपको। ये फोटोज़ और नेमोनिक्स पे ऐसी बेफजूल मेहनत नहीं हो रही है, ये आपके लिए करी जा रही है ताकि आपको वर्ड अगर यहाँ पे आ गया तो वो आपके दिमाग में सेट हो। ठीक,
आपको खाली वीडियो देखनी है, उसके बाद 2-3 बार PDF से रिवाइज कर देना है और फिर क्विज अटेम्प्ट कर लेनी है। क्विज आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी आप नोटिस करोगे उसके अंदर CDS और NDA के भी क्विज डलेंगे। जितने पिछले 3-4 साल के प्रीवियस ईयर जितने एग्जाम्स हैं सबकी आपको वहाँ पे वोकैब प्रैक्टिस के लिए मिलेगी, और ये वीडियोस के थ्रू तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक। चलो जी, अगर आपको कोर्स अच्छा लग रहा हो, ग्रामर भी अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, वोकैब भी चालू हो गई है, अभी क्लोज टेस्ट पैरा जंबल भी होंगे, अगर आपको ये कोर्स वर्थ इट लग रहा हो तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हो। क्योंकि यार मैं वो वाला टीचर नहीं हूँ यूट्यूब पे वो थंबनेल लगाऊँ ऐसे ऐसे करके और वो फलाना धिगड़ा आ गया है लेटेस्ट कोर्स अपडेटेड कोर्स, और समझ रहे हो ना। मेरा जो प्रचार है वो आप ही लोग कर सकते हो, माउथ पब्लिसिटी ही चाहता हूँ मैं, उसके अलावा मुझे और कोई ड्रामे करने नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो आपने कोर्स लिए वर्थ इट है तो अपने फ्रेंड्स को आप रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट।